हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट के अंडर में। हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी जैसा कि आप सबको पता है कि आर्टिकल 14 टू 18 यानी कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो आर्टिकल हैं वो राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो हमने ऑलरेडी आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 हमने डिस्कस कर लिया है। हालांकि आर्टिकल 13 राइट टू इक्वालिटी के अंदर नहीं आता है, लेकिन इससे पहले जो थे वो आर्टिकल 13 और 14 हमने डिस्कस किया और आज आर्टिकल 15 पढ़ने जा रहे हैं। और आर्टिकल 15 आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 15 कितना महत्वपूर्ण है, और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिससे इसमें आयुष्मान खुराना एक्टर है। और इसमें ये दिखाया गया है कि आर्टिकल 15 कितना कैसे ये लोगों को प्रोटेक्शन देता है जो हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस। तो ये सारी चीज़ें उनमें भी दिखाया गया था। उस मूवी का कुछ प्लॉट भी ऐसा ही था। हालांकि मैं उस मूवी का पूरा प्लॉट नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल जो 15 है तो उसमें वहाँ पे बेसिकली होता है कि वहाँ पे कास्टिज्म काफ़ी प्रेवलेंट रहता है। वो जिस गांव में वो अधिकारी रहते हैं तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी भेदभाव करने में, ऊंच नीच का जो ये सब होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए वो अंत में एक आर्टिकल 15 का पैम्पलेट चिपका देता है, उसमें लिखा, और वो जो आर्टिकल 15 है उसके बारे में उसका जो डेफिनेशन होता है वो लिखा होता है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड वी हैव टुडे। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 का डेफिनेशन जानेंगे। आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म के स्थान पर को लेकर किसी से विभेद नहीं करेगा। विभेद में डिस्क्रिमिनेशन। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, एनी सिटीजन, तो यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है कि समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए। आप किसी के बारे में प्रेजुडिस नहीं कर सकते कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो बायसनेस होते हैं कि हम ये हैं वो हैं, ये आवश्यक नहीं है और ये अच्छा भी नहीं है। और रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है यूएस में। आप सबने सुना होगा कि वहाँ के एक स्टार सिंगर थे जिसका नाम फ्लॉयड था। ओके, तो फ्लॉयड को उनके पास कुछ काउंटरफिट करेंसी मिले थे, कुछ डॉलर थे, नकली नोट, तो उनको उस वजह से पकड़ा था। लेकिन पुलिस ने उसे कॉप जो वहाँ का था उसने उसे पिन डाउन कर दिया था, बिल्कुल उसके गर्दन को पकड़ के ज़मीन में टेक दिया था, उसके सर को घुटने के बल बिठा के। तो उससे उसकी मौत हो गई थी, इवन कि वो सांस नहीं ले पा रहा था, इस वजह से उसकी मौत हो गई। तो और वो था, दूसरी बात, दूसरे एंड पे वो था ब्लैक। अमेरिका में वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। तो एक रेसिज्म के खिलाफ वहाँ पे एक तरह से ये कह सकते हैं कि मूवमेंट चालू हो गया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी लोग रिजाइन कर रहे हैं इस वजह से। तो ये अच्छी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं इंडिया में जो चीज़ें हैं, कास्टिज्म, रिलीजियस, ये सेक्युलर होना ना होना, इन तरह के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और बात करते हैं कि इस डेफिनेशन में दो टर्म आए हैं, डिस्क्रिमिनेट और ऑनली। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये होता है कि आप किसी के प्रति मतलब किसी के पक्ष में आप वैसे जो चीज़ हैं, ठीक है, कोई भी वैसा मामला हो, उसके विपरीत या फिर उसके अन्य के प्रति आप उसके पक्ष में नहीं रहना है आपको, कि नहीं वो है तो उसके अगेंस्ट चले गए, कुछ एक अपना प्रेजुडिस पाल लेना। ओके, तो इसका मतलब होता है टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विथ रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। मतलब किसी के साथ, किसी दूसरों के साथ उनकी तुलना नहीं होनी चाहिए, सिंपली यही कहा जाता है। और किसी के विरुद्ध ये कोई मामला हो या फिर किसी अन्य के प्रति, तो उसके अगेंस्ट आप, मतलब उसके एडवर्स जब चीज़ें होती हैं, उल्टा जब होता है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट करना कहते हैं। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन ऐसे भी लोग देखते हैं, इन जनरल लाइफ में देखा जाता है डिस्क्रिमिनेशन, कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है।
चाहे वो बड़ा छोटा हो, अमीर गरीब हो, इस तरह की चीज़ों में हमें ये देखने को मिलता है। तो आप ये डेफिनेशन याद रखें कि डिस्क्रिमिनेशन उसके ग्राउंड है तो ओनली इट, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है। ओनली मतलब क्या होता है? ओनली व्हाट इट सेज, इट मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड। मतलब इन जो ये 4-5 जो हैं से कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो इन सब के अलावे अगर कोई आधार आपके पास है तो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सिंपली इसका मतलब तो ये निकल रहा है, कह रहा है कि केवल इन आधार पे नहीं कर सकते, मतलब इसके अलावा जो भी कोई आधार होगा आप उस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरफ कुछ राइट्स देते हैं, दूसरी तरफ कुछ हमारे पास आज़ादी रहती है। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, राइट्स, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, एंड इट इज़ नॉट अनलिमिटेड, इट इज़ लिमिटेड। ओके, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिमिटेड है, सीमित है और सीमित नहीं है। दूसरी बात, ये एब्सोल्यूट भी नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रहता तो फिर ये थोड़ी रहता है, सिर्फ ओनली नहीं लगा रहता, जितने राइट्स थे वो तो बोलता है किसी भी प्रकार से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे ये स्पेसिफिक चीज़ मेंशन किए गए हैं। तो इसके पीछे पता नहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे उनके क्या माइंडसेट रहे होंगे। खैर, ये सफिशिएंट है। हालांकि अगर इतनी चीज़ों पे अगर लगाम लगा दी जाए तो आगे की चीज़ों ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो एंड इसके दूसरे एंड में इसके अंदर दूसरा जो प्रोविजन है आर्टिकल 15 के अंदर, जो दूसरी डेफिनेशन है, इसमें ये कहा गया है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विथ रिगार्ड टू दिस। ये तो ए बी सी मैंने करके कर दिया है। इसमें सिंपली इसका कहने का अर्थ ये है, जो मैंने इतना पढ़ा, इसका मैंने कहा कि कोई भी नागरिक, जो भी नागरिक है, उनके ऊपर केवल धर्म, मूल वंश जो होता है, उनकी जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी, ठीक है, ये सारे ग्राउंड्स हैं, तो इनमें से किसी के भी आधार पर उनको एक्सेस टू शॉप, पब्लिक इंटरटेनमेंट, ओके, तो दुकान जो होते हैं, सार्वजनिक भोजनालय, होटल्स वगैरह जो होते हैं, सार्वजनिक मनोरंजन यानी पार्क, ग्राउंड, फील्ड जो होते हैं वहाँ पे, या फिर तो ऐसे जगह जो होते हैं या फिर ये द यूज ऑफ वेल्स, कुआं का प्रयोग करना जब करते हैं, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय द स्टेट। तो इन सब जगहों पे उनको इन सब के आधार कहने का मतलब ये रेस, कास्ट, ये ना, उनके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे, क्योंकि इनका ये जो है उनके दायित्व जो हैं, ठीक है, यहाँ देखें, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस ऑन ग्राउंड्स, तो ये जो हैं उनके शर्त के अधीन नहीं होगा। किसी भी शर्त पे आप उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम ये करो तो तुम्हें जो बाथिंग घाट है, बाथिंग घाट का मतलब होता है स्नान घाट, जो नदियों के किनारे देखे जाते हैं, तालाब के किनारे, तो उनके कोई भी कंडीशंस नहीं होने चाहिए। ओके, यहाँ पे कह रहा है कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। और ये सब जो जगह होते हैं, ठीक है, वो या तो वो पूर्ण रूप से स्टेट के द्वारा या फिर आंशिक रूप से स्टेट के द्वारा फंडेड होते हैं, तो ठीक है, तो वहाँ पे नहीं कहते। और फंड फॉर डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल, क्योंकि वो जब होते हैं तो वो जनरल पब्लिक के यूज के लिए होते हैं ना, तो वहाँ पे आप इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा देते। तो ये जो प्रावधान है, इसमें राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जो है वो विभेद मतलब डिस्क्रिमिनेशन का को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब विभेद का प्रतिषेध करता है, रोकता है, ओके, उसका विरोध करता है। लेकिन इसमें जो पहला सेक्शन है उसमें जो केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का, इसमें ये किया गया था कि राज्य के अगेंस्ट मतलब प्रतिषेध करेंगे, ओके, मतलब डिस्क्रिमिनेशन उसके अगेंस्ट नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 15 का दूसरा पहलू है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ओके, सॉरी। इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति होगा, नागरिक होगा, उनके केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान, इनमें से किसी के भी आधार पर उनको दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान होते हैं वहाँ पे प्रवेश करने से आप नहीं रोक सकते हैं, या फिर कुआं, टैंक, स्नान घाट्स, रोड्स और इन सब जगहों पे पब्लिक रिसोर्ट जो होते हैं, मतलब सार्वजनिक
इस तरह के जो जगह होते हैं तो वहाँ पे उनको जाने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए है। उन साधारण जनता उनके प्रयोग के लिए वो जो चीज़ डेडिकेटेड है, कुआं तालाब ये सब जो होते हैं, तो उन सब में किसी भी तरह के उनके ऊपर कंडीशंस नहीं रहेंगे कि ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे तब आपको वहाँ पे जाने मिलेगा। ओके, तो ये दोनों के अगेंस्ट ये करता है, ना तो राज्य इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है और ना ही कोई इंडिविजुअल। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में मैंने आर्टिकल 14 में जिस तरह से हमने कुछ एक्सेप्शंस की बात की थी, तो यहाँ भी कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, तो जल्दी से जान लेते हैं क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये है कि कोई भी राज्य, जो राज्य है उनको ये अनुमति दी गई है कि वो बच्चों और महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की जब ज़रूरत पड़े तो वो एक विशेष प्रोविज़न ला सकते हैं, विशेष उपबंध ला करके कोई उनके लिए लॉ कानून ये सब बना सकते हैं। ओके, तो इसमें यह है प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड ये द स्टेट हैज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ओके, जैसे रिजर्वेशन जो होता है लोकल बॉडीज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स में, उनमें महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। बच्चों के लिए जैसे DPSP में 0 to 6 ईयर्स जो हैं उनको फ्री में मतलब आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षा दी जाएगी, ये सब चीज़ें। तो वो ये अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के लिए क्यों हुआ, महिलाओं के लिए क्यों हुआ, भाई उनको मेन स्ट्रीम करना है, एम्पावर करना है, उनको ज़रूरत है तो ये कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ओके, दूसरा भी यही है कि इसमें स्टेट को ये अनुमति दी गई है कि वो किसी भी हमारे समाज में जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, सोशली और एजुकेशनली मतलब सामाजिक और शैक्षिक मतलब शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं सिटीजन हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हो या शेड्यूल्ड ट्राइब हो, उनके बेटरमेंट के लिए और एडवांसमेंट के लिए, यानी कि उनके उत्थान के लिए वो विशेष उपबंध बना सकते हैं। जैसे स्टेट में एग्जांपल यहाँ से देखते हैं, जैसे स्टेट में विधानमंडल में जो होते हैं उनको वहाँ पे आरक्षण दिया गया है, इन सबको जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं और SC ST वाले हैं उनको दिया गया है। और पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एजुकेशन वाले, उनमें उनको छूट दी गई है। तो ये है दूसरा। एक तीसरा ये है कि इसमें भी स्टेट को एम्पावर किया गया है। The state is empowered to make any provision for the advancement for the any socially and educationally। यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैंने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड फॉर सिटीजन और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है, जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये सब तो है, लेकिन इनके रिगार्डिंग दियर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब शैक्षणिक संस्थान में उनको कैसे मतलब एडमिशन मिलेगा, तो उनके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वो उसमें एडमिशन लेंगे, तो उसके लिए उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था। ये एक्सेप्शन है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो पिछड़े रह गए, वो आगे आ नहीं पाए, तो इस वजह से उनको रिजर्वेशन दिया गया है। एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी जो है उनके अलावे, माइनॉरिटी जो आर्टिकल 29 और 30 जब आएगा, जब वहाँ पे देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही है कि इसमें जो SC ST और जो एजुकेशनली और ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारे समाज में, और जिसमें SC शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके एडमिशन को लेकर के इसमें प्रोविजन है कि उनको छूट दी गई है। ओके, तो इसमें है, तो ये जो शैक्षणिक संस्थान है इसको राज्य द्वारा ये एडेड बाय स्टेट है, स्टेट इनको ऐड देता है, अनुदान प्राप्त करता है, या फिर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट वाले हों तो वहाँ भी उनको मिलेगा। ओके, एंड द लास्ट वन which is recently added via an amendment 103rd amendment of the constitution, ये किया गया है EWS, आप सबको पता होगा 10% का कोटा दे दिया गया है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं जनरल कैटेगरी में, उनको 10% दिया गया। हालांकि पहले था कि 50% तक कैपिंग थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिए सकते, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इस तरह का अमेंडमेंट लाया गया, और जो समाज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको ये दे दिया गया, और इसमें सारे राज्य जो हैं उनको ये अलाउ कर दिया कि आप भी अप टू 10% तक एज सच आप दे सकते हैं रिजर्वेशन। ओके, तो इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसके लिए, और गवर्नमेंट की जो ये होते हैं तो उसमें
ये यहाँ पे 10% का दिया जाएगा। ओके, वेयर वी कैन सी द EWS। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये था EWS के लिए। और ये लेटेस्ट जोड़ा गया है, ये था नहीं आर्टिकल, ये 15.4 हो जाएगा। आर्टिकल 15.4 ये होगा, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो इसे याद रखें। ओके, तो इसमें अब EWS में जाने के लिए उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं ये आप सबको पता ही होगा। तो उसमें कुछ हैं, लैंड, कितने लैंड होने चाहिए, 8 लाख से कम एनुअल इनकम होने चाहिए, इस तरह के क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं तो वो EWS के अंदर फॉल करते हैं। और दूसरी बात, इसमें ओबीसी आपने कहीं नाम नहीं सुना होगा, SC ST तो आपने सुना, ओबीसी नहीं। तो उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, 27% का उनको रिजर्वेशन मिला था। तो उनके लिए भी कुछ सर्टेन क्राइटेरिया बना दिए गए थे कि कौन कौन से जो होंगे। क्रीमी लेयर का बात उसमें किया गया था। तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके अंतर्गत जो ओबीसी थे, जो ओबीसी के जो पॉपुलेशन है उनको 27% जो थे उनको उसमें दे दिया गया था। तो उसमें IITs IIMs और इन सब में उनको कोटा के लिए दे दिया गया था। तो उसमें भी थे उसके कुछ प्रोविजंस, तो वो काफ़ी लॉन्ग थे कि जिस तरह EWS में क्राइटेरिया निकाल दिया गया था उसमें भी था। तो आपके पास अगर कोई बुक तो आप उसे डिटेल में देख सकते हो। लेकिन आर्टिकल 15 जो मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है। आप साउथ में केरल में चले जाओगे तो वहाँ पे अजीब अजीब सी प्रथाएं हैं, और आज भी वहाँ के बैकवर्ड क्लास को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और बहुत ऐसे समाज हैं जहाँ पे आज भी, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में अभी भी जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल वाले, उनको शादी हुए के टाइम पे उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो ये सब तो डिस्क्रिमिनेशन ही है ना, इक्वालिटी तो आप आने नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बात करते हैं आर्टिकल 15 की जो इसेंस और इसकी जो एग्ज़ाम में इसकी कितने वैल्यू हैं। तो यहाँ पे ये जानते हैं कि आर्टिकल 15 अगर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे आप, तो आर्टिकल 15 सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ओके, कि इसका मतलब क्या है। यूपीएससी की बात करें तो इसके अंदर की जो बातें हैं जो मैंने बताया, और एक्सेप्शंस पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट दे के, और फिर या फिर कुछ आर्टिकल्स को इस तरह से एक तरफ आर्टिकल दे दिए, दूसरी तरफ में उसके प्रोविजंस दे के वो मैचिंग टेस्ट करवा लेते हैं। ओके, जैसे अभी EWS आया तो इससे सवाल बन सकते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से इसको लाया गया, इसके अंदर के प्रोविजन। तो आर्टिकल 15.4 न्यू ऐड किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि आर्टिकल 14 में एक्सेप्शंस और आर्टिकल 14 कहता क्या है। तो आई होप आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी हो इसमें। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं या फिर कोई डाउट है देन कमेंट बिलो, और do subscribe for more updates. Thank you very much for listening me. Have an awesome day.